हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे और आज मैंने 45 क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं हिंदी के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके आने वाले वीडियो और एग्ज़ाम के लिए या कोई भी अन्य परीक्षा जहाँ पे हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन सभी के लिए ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दिया गया है, जो अतिथि का सत्कार करे उसे कहेंगे। तो जो अतिथि का सत्कार करता है उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अतिथि। अतिथि यानी जिसके आने की तिथि ना पता हो। अतिथि जिसके आने की तिथि ना पता हो तो उसको बोलते हैं अतिथि या मेहमान। और आतिथेय यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आतिथेय यानी कि मेज़बान, जो मेहमान नवाजी करता है या मेहमान का स्वागत सत्कार करता है उसको क्या बोलते हैं? आतिथेय। ये जो है अतिथि का क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा। अतिथि का विलोम पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? आतिथेय। और आतिथ्य मतलब क्या होता है? तो अतिथि सत्कार की भावना जो होती है, अतिथि सत्कार की भावना को क्या बोलते हैं? आतिथ्य बोलते हैं। और मेहमान माने अतिथि। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, आतिथेय। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, अब दिया गया है, जे रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। पंक्ति में है, यहाँ पे बता रहे हैं कौन सा अलंकार है। अनुप्रास है या श्लेष है या यमक अलंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हो जाएगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है? एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ कई होते हैं। ठीक है, शब्द एक और अर्थ जो है उसके अनेक होते हैं, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। श्लेष मतलब चिपका हुआ, तो एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? श्लेष अलंकार। अब यहाँ पे देखा है, जे रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। तो जिस तरह से दीपक की गति होती है, रहीम जी कहते हैं, जिस तरह से दीपक की गति होती उसी तरह से जो कपूत होता है उसकी भी गति हो जाती है। बारे उजियारो करे यानी कि शुरुआत में जो है वो उजियारा करते हैं। बढ़े अंधेरो होए, तो यहाँ पे बढ़े जो है इसके दो अर्थ हैं। एक जो है दीपक के लिए बढ़े का मतलब हो गया बुझना। दीपक जो है जब बुझ जाता है तो अंधेरा हो जाता है। और कपूत के लिए जो है बढ़े का मतलब हो गया जब वो बड़ा होता है। तो कपूत जो है जब बड़ा होता है तब जो है अंधियारा हो जाता है। ठीक है, वो जो है कुल में अंधियारा कर देता है। तो यहाँ पे जो है बढ़े के दो अर्थ हो जाते हैं। दीपक के लिए जो है क्या हो जाएगा? दीपक के लिए बुझना, और कपूत के लिए जो है क्या हो जाएगा? बड़ा होना। तो यहाँ पे जो है एक ही शब्द में दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, जसोदा हरि पालनी झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। इन पंक्तियों में रस बताइए। तो यहाँ पे रस कौन सा हो जाएगा? श्रृंगार रस, हास्य रस, वात्सल्य रस या भक्ति रस। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में क्या होता है? इसमें जो है छोटे बच्चों के प्रति प्रेम का भाव जहाँ पे जिस काव्य में दिखाई देगा वहाँ पे क्या होगा? वात्सल्य रस। अब यहाँ पे जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा माता जो है कृष्ण जी को पालने में झुला रही हैं। हलरावे दुलरावे मल्हावे यानी कि प्यार कर रही हैं। जोई सोई कछु गावे, और जो सो कुछ भी गा रही हैं। तो इन पंक्तियों में क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है कृष्ण जी छोटे हैं, उनको पालने में झुला रही हैं, तो यहाँ पे जो है वात्सल्य रस हो जाएगा। जहाँ पे छोटे बच्चों के प्रति स्नेह या प्यार करने का जो भाव होता है वो जो है वात्सल्य रस का उदाहरण होता है। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो इसका स्थायी भाव होता है स्नेह। और बाकी जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। हास्य रस का क्या होता है? हास या हंसी। और भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? अनुराग। तो फिलहाल यहाँ पे वात्सल्य रस इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, अब दिया गया है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पे कौन सा छंद है? रोला, उल्लाला, बरवे और दोहा। तो अगर हम बात करते हैं रोला की, रोला में जो है चार चरण होते हैं। चार चरण होते हैं रोला में, और इसमें जो विषम चरण होता है यानी कि पहला और तीसरा, उसमें जो है 11-11 मात्राएं होती हैं। और जो सम चरण होता है, सम चरण में जो है 13-13 मात्राएं होती हैं। और उल्लाला की बात करते हैं तो उल्लाला में जो है विषम चरण में, इसमें भी 4 चरण हो जाएंगे। विषम चरण में जो है 15-15 मात्राएं होती हैं। और सम चरण में जो है
13 मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं समचरण में। और बरवे की बात करते हैं तो बरवे में जो है विषम चरण में 12 मात्राएं होती हैं और समचरण में जो है 7 मात्राएं होती हैं। दोहा में जो है विषम चरण में 13 मात्राएं और समचरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसकी मात्रा हम कैसे गिनेंगे, तो मात्रा जो है आपको पता है जो हर्ष स्वर होते हैं, हर्ष स्वर जो होते हैं उनके लिए जो है लघु लगाया जाता है, लघु का सिंबल ये होता है। और जो दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर के लिए जो है ये गुरु, इसको गुरु बोलते हैं, इसको लघु। तो हर्ष स्वर में जो है कौन कौन से आ जाते हैं, छोटा आ जाता है और इसके अलावा जो है छोटी ई और इसके अलावा छोटा ओ और री, ये जो है हर्ष स्वर हो जाएंगे। और दीर्घ स्वर जो है, दीर्घ स्वर कौन से हो जाते हैं, तो इसमें जो है हर्ष स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, उनको बोलते हैं दीर्घ स्वर। तो बाकी जो बचते हैं बड़ा आ हो गया और इसके अलावा बड़ी ई हो जाएगा, बड़ा ओ हो जाएगा और ए और यहाँ पे लिख देते हैं ओ और औ। तो ये जो है दीर्घ स्वर हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है मात्रा कैसे लगाएंगे, जहाँ पे जो है कोई मात्रा नहीं है यानी कि वो जो है उसमें छोटा आ है तो उसके लिए जो है लघु लगेगा। और यहाँ पे छोटी मात्रा है तो इसके लिए जो है क्या लगेगा, लघु ही लगेगा। पराग एक मात्रा होगी, यहाँ पे जो है इस पे आ की मात्रा है तो इसके लिए दीर्घ लग जाएगा यानी कि गुरु। यहाँ पे लघु हो जाएगा, यहाँ पे लघु, यहाँ पे लघु। मधुर तो यहाँ पे भी लघु, यहाँ पे भी लघु, यहाँ पे भी लघु, यहाँ पे लघु और यहाँ पे भी छोटा हो की मात्रा है, लघु हो जाएगा। तो 1 2 3 2 5 और 1 6 और ये जो है हो गया 7 और 8 9 10 11 12 13। तो इसमें जो है 13 मात्राएं हैं पहले चरण में। और दूसरे चरण में देख लेते हैं, दूसरे चरण में जो है 1 और 1 ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे 2 लगेगा मतलब गुरु और यहाँ पे लघु। यहाँ पे जो है एक लिए मैंने आपको लिखाया है कि गुरु लगेगा, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि उसको उच्चारण करने में टाइम कितना लग रहा है। अगर यहाँ पे नए विकास एहि काल तो इसमें टाइम कम लग रहा है, इसलिए जो है यहाँ पे लघु ही लगेगा। ठीक है, अगर हर्ष के बराबर ही टाइम लग रहा है तो वहाँ पे लघु ही लगेगा। अगर ऐसा होता नए विकास एहि काल तो जो है गुरु लगता। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लघु लगेगा, फिर यहाँ पे भी लघु लगेगा और यहाँ दीर्घ और यहाँ पे लघु। तो 1 2 3 और 2 5 6 7 8 तो 10 11। तो पहले चरण में जो है 13 मात्रा थी और दूसरे चरण में 11। तो इसी तरह से नीचे भी होगा, तीसरे चरण में जो है 13 मात्राएं हो जाएंगी और चौथे चरण में 11। तो 13 मात्राएं जो है किस में होती हैं, विषम चरण में, तो दोहा में। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोहा। दोहा में जो है 13 मात्राएं होती है विषम चरण में और सम चरण में 11। तो यहाँ पे दूसरे चरण में जो है 11 मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा, दोहा हो जाएगा। ठीक है, और ये जो नीचे वाली लाइन है इसको आप जो है मात्रा इसकी लगा करके चेक कर लीजिएगा। तो इसमें जो है 13 और 11 मात्राएं इसमें भी आएंगी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है शाखा मृग किस समास का उदाहरण है। यह है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो शाखा मृग इसका जो है समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, शाखा पर रहने वाला मृग, शाखा पर रहने वाला मृग, शाखा पर रहने वाला मृग। और शाखा मृग कहते किसको है, तो शाखा मृग जो है बंदर का पर्यायवाची होता है, बंदर। शाखा मृग जो है बंदर को कहते हैं, शाखा पर रहने वाला मृग अर्थात बंदर, अर्थात बंदर। तो यहाँ पे जो है कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा, जहाँ पे दोनों पद प्रधान ना हो, पहला और दूसरा दोनों में से कोई पद प्रधान ना हो और वो जो है किसी और पद की ओर इशारा करते हो, तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो यहाँ पे शाखा और मृग दोनों में से कोई प्रधान नहीं है, यहाँ पे एक अलग अर्थ निकल रहा है शाखा मृग का, तो इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है दिया गया है गोस्वामी तुलसीदास की कृति है। तो गोस्वामी तुलसीदास की कृति इसमें से कौन सी है, रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका ये हो जाती है किसकी, केशवदास की, ये केशवदास की रचना है। हनुमान नाटक, हनुमान नाटक ये जो है किसकी रचना है, ये हृदय राम की, हृदय राम की जो है रचना हो जाएगी। और भक्तमाल, भक्तमाल जो है किसकी रचना है,
तो ये नाभा दास की, ये जो है किसकी है, नाभा दास। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली ये जो है गोस्वामी तुलसीदास की रचना हो जाएगी। इसके अलावा जो है तुलसीदास की रचनाएं आप याद रखेंगे, दोहावली, दोहावली, कवितावली, कवितावली, और इसके अलावा विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, और इसके अलावा जो है पार्वती मंगल, पार्वती मंगल, और पार्वती मंगल हो गया, जानकी मंगल, जानकी मंगल हो जाएगा। तो ये जो है कुछ हो जाएंगी तुलसीदास जी की रचनाएं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ब्राह्मी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ है। ऑप्शन है रोमन लिपि, देवनागरी लिपि, अरबी लिपि, खरोष्ठी। तो ब्राह्मी लिपि से जो है विकास हुआ है देवनागरी लिपि का। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देवनागरी लिपि, इसमें जो है देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं, तो मराठी, हिंदी तो लिखी ही जाती है, हिंदी हो गया, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत हो गया, और इसके अलावा जो है नेपाली, नेपाली, कोंकणी, कोंकणी, और जो है भोजपुरी, ये सब भाषाएं जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। रोमन लिपि, तो रोमन लिपि में जो है इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, ये सब भाषाएं लिखी जाती हैं। अरबी लिपि में जो अरबी भाषा हो गई, ठीक है। खरोष्ठी जो है पहले लिपि यूज होती थी, अब तो ये प्रयोग होती नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, देवनागरी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ये है भा व्यंजन है। भा कैसा व्यंजन है, सघोष है, अघोष है, या अल्प प्राण है, या नासिक के। तो दोस्तों अल्प प्राण के लिए मैंने आपको बताया था, अल्प में जो है कितने अक्षर है, 3 अक्षर है। तो 3 अक्षर यानी कि विषम, तो विषम संख्या पर जो वर्ण आते हैं वो होते हैं अल्प प्राण, यानी कि पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर और 5वें नंबर, पहले, तीसरे और 5वें नंबर पे जो वर्ण आते हैं वो होते हैं अल्प प्राण। और महाप्राण, तो महा में 2 अक्षर हैं यानी कि सम, तो सम संख्या पर जो वर्ण आते हैं यानी कि दूसरे और चौथे नंबर पे, तो वो होते हैं क्या, महाप्राण। और अगर हम बात करते हैं घोष और अघोष की, तो घोष या इसको सघोष भी बोलते हैं, घोष या सघोष। तो घोष या सघोष ये जो है तीसरे और चौथे और 5वें नंबर पे जो आते हैं वो होते हैं घोष या सघोष। और अघोष जो होते हैं, अघोष जो है पहले और दूसरे नंबर पे जो वर्ण आते हैं वो होते हैं अघोष। तो अब यहाँ पे भा की बात करते हैं, भा जो है चौथे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है, तो अघोष तो होगा नहीं, अघोष वाला ऑप्शन गया। सघोष हो सकता है यहाँ पे चौथे नंबर पे, सघोष। और अल्पप्राण, तो अल्पप्राण में जो है पहले, तीसरे और 5वें नंबर वाले आते हैं, तो अल्पप्राण भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है सघोष इसका राइट आंसर रहेगा। नासिक में जो है जो पंचम वर्ण होते हैं, नासिक व्यंजन में किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण, जैसे काखा, गागा, अंगा, तो अंगा हो गया नासिक के, तो पंचम वर्ण जो होते हैं वो नासिक के होते हैं। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो गया आपका सघोष। भा जो है कैसा व्यंजन है, सघोष है। और इसके अलावा ये महाप्राण भी है, क्योंकि चौथे नंबर पे अगर है तो महाप्राण भी हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है निरोग में संधि है। तो दोस्तों निरोग में संधि बताना है कौन सी है, तो निरोग का संधि विच्छेद क्या होता है, निह धन रोग। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी विसर्ग संधि, क्योंकि यहाँ नी में विसर्ग लगा है, तो विसर्ग संधि यहाँ पे हो जाएगी। और कौन सा यहाँ पे रूल लग रहा है, तो अगर विसर्ग के बाद, विसर्ग है, विसर्ग के बाद अगर आपको रा दिख जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, और विसर्ग से पहले जो भी स्वर है वो दीर्घ स्वर में बदल जाता है। तो यहाँ पे जो भी स्वर होगा वो जो है दीर्घ स्वर में बदल जाएगा, दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। तो यहाँ पे नी धन रोग, तो विसर्ग घट जाएगा, और नी इसमें जो है हर्ष स्वर है और वो जो है दीर्घ स्वर में बदल जाएगा, तो नी हो जाएगा, और बाकी रोग ऐसे उतार लिया जाएगा। इसके जो है और एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे नी धन रज, नी धन रज, तो क्या हो जाता है, यहाँ भी रा है विसर्ग के बाद, तो हो जाएगा नीरज। या जो है नी धन रव, क्या हो जाता है, नीरो हो जाता है इसी तरह से। तो यहाँ पे जो है विसर्ग संधि हो जाएगी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है अधर शब्द का अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे जो है अधर,
इसमें से कौन सा अधर का अर्थ नहीं है? तो अनेकार्थक शब्द का ये क्वेश्चन हो गया। तो अधर का अर्थ होता है अंतरिक्ष भी होता है, अधर जो है होंठ को भी कहते हैं, और अधर मतलब नीचा भी होता है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नौका। नौका जो है अधर का मीनिंग नहीं होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। अब यह है संसार का संधि विच्छेद क्या है? तो संसार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सम धनसार या सम धनसार या सन धनसार या सना धनसार। तो संसार का जो है संधि विच्छेद हो जाएगा सॉरी ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, समधनसार। समधनसार ये जो है संधि विच्छेद हो जाएगा संसार का। तो इसमें कौन सा रूल लग रहा है? तो अगर माँ है, हलंत वाला माँ, यानी कि इसमें जो है स्वर नहीं है, तो माँ के बाद अगर कोई अंतस्थ व्यंजन आता है, कोई भी अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। या जो है इसके अलावा कोई ऊष्म व्यंजन आता है। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो तीनों सा और हा, ये जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो अगर माँ के बाद अंतस्थ व्यंजन आए या ऊष्म व्यंजन आए, तो माँ जो है ये अनुस्वार में बदल जाता है। माँ जो है किस में बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। तो यहाँ पे जो है समधनसार, तो यहाँ पे जो है सा आ गया जो कि ऊष्म व्यंजन है। तो माँ के बाद अगर ऊष्म व्यंजन आया तो माँ का जो है लोप हो जाएगा, माँ जो है अनुस्वार में बदल जाएगा। तो माँ जो है अनुस्वार में बदल जाएगा और बाकी जो है सार ऐसे उतार लिया जाएगा, तो हो जाएगा संसार। इसी तरह से जो है हो जाता है सम धन हार। अब यहाँ पे जो है माँ के बाद क्या आ गया? हा, जो कि ऊष्म व्यंजन है, तो हो जाता है संहार। या जो है सम धन रक्षक। तो माँ के बाद क्या आ गया? रा, जो कि अंतस्थ व्यंजन है, तो ये हो जाता है संरक्षक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है समसार, समधनसार, ये जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब दिया गया है देशज शब्द है, इसमें से देशज शब्द आपको बताना है कौन सा है। दिया गया है घोटाला, आलपिन, कैंची, नीलाम। तो अगर हम बात करते हैं नीलाम की, नीलाम है पुर्तगाली शब्द, नीलाम पुर्तगाली शब्द है। कैंची जो है तुर्की शब्द है। और आलपिन की बात करते हैं तो आलपिन हो जाता है ये भी पुर्तगाली। आलपिन, गमला, तौलिया, ये सब जो है पुर्तगाली शब्द हो जाते हैं। तो ये तो हो गए विदेशज, विदेशी भाषा से लिए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? घोटाला। घोटाला ये जो है देशज शब्द है। घोटाला हो गया, लोटा हो गया, कटोरी हो गया, खिड़की हो गया, तो ये सब जो है देशज शब्दों के उदाहरण हो जाते हैं। यानी कि इनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता है, ये स्थानीय भाषाओं में यूज होने लगे हैं ऐसे ही। ठीक है, तो ये जो है देशज शब्द हो जाते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है प्रलय शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रलय का विलोम क्या हो जाएगा? दिए गए सृष्टि, तो प्रलय का विलोम हो जाएगा सृष्टि। और बाकी जो है पृष्टि ये नहीं होता है, निकाय नहीं होता है। निलय का मतलब क्या होता है? निलय मतलब घर, निलय जो है घर का पर्यायवाची हो जाता है। तो यहाँ पे जो है सृष्टि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा बताइए जो है प्रफुल्ल, प्रफुल्ल का जो है विलोम क्या हो जाएगा? प्रफुल्ल का विलोम हो जाएगा म्लान। प्रफुल्ल मतलब क्या होता है? खुश, म्लान मतलब दुखी। प्रलाप, प्रलाप का बताइए क्या हो जाएगा विलोम? तो प्रलाप का विलोम होता है हंसी। और इसके अलावा प्रगति का बताइए, प्रगति, प्रगति का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रगति मतलब उन्नति, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? अवनति। तो उन्नति या प्रगति का विलोम क्या होता है? अवनति होता है। और प्रवर का विलोम क्या हो जाएगा? प्रवर का विलोम क्या होता है? अवर। और प्रवृत्ति, प्रवृत्ति इसका जो है विलोम क्या हो जाएगा? प्रवृत्ति का होता है निवृत्ति, निवृत्ति। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सृष्टि इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है नाई शब्द का तत्सम है, तो नाई का तत्सम आपको बताना है। नाई ये जो है तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? नव्य मतलब क्या होता है? नव्य जो है ये नया का तत्सम है। ठीक है, नया जो है तद्भव हो जाएगा नव्य तत्सम। नस्या, नस्या जो है किसका तत्सम है? नस का। नापित जो है इसका राइट आंसर होगा। नापित जो है
नायिका हो जाता है तत्सम। नवति, नवति जो है किसका हो जाएगा, तो ये 90 का। तो यहाँ पे जो है नापित इसका राइट आंसर रहेगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब यह है अंबर शब्द का अर्थ नहीं है, इनमें से बताइए कौन सा अंबर शब्द का अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे अंबर के जो है कई अर्थ होते हैं, वस्त्र होता है, आकाश भी होता है, अब्रक भी होता है, अक्षर नहीं होता। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। अंबर के जो है अनेकार्थी शब्द वस्त्र हो जाएंगे, आकाश हो जाएगा, अब्रक हो जाएगा, और इसके अलावा जो है मेघ यानी बादल हो जाता है, कपास हो जाता है। ये सब भी जो है अंबर के अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे अक्षर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द छांटिए। यहाँ पे दिया गया है कृतघ्न, तो कृतघ्न की सही वर्तनी आपको बतानी है। दिया गया है यहाँ पे कृतघ्न, तो कृतघ्न नहीं होता है, गलत है, कृतघ्न होता है, कृतघ्न। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, कृतघ्न। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा घा और जो है फिर ना, कृतघ्न। इसमें जो है इस तरह का फॉन्ट लेता है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। और यहाँ पे कृतघ्न होता है, कृतघ्न दिया गया है तो ये गलत हो जाएगा। और कृतधन यहाँ धा दिया गया है तो ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और इसके अलावा जो है कुछ वर्तनी के शब्द यहाँ पे बताइए। तत्कालिक, तत्कालिक जो है क्या ये सही लिखा है, तो दोस्तों तत्कालिक जो है नहीं होता है, तात्कालिक होता है। एक प्रत्यय लगाते हैं तो यहाँ पे वृद्धि हो जाती है, तो होता है तात्कालिक। तो एग्जाम में आपको तत्कालिक लिख करके देगा, लेकिन सही वर्तनी क्या है, तात्कालिक इसकी जो है सही वर्तनी है। और दुर्वस्था, दुर्वस्था तो एग्जाम में दुरावस्था करके देता है तो वो गलत होता है, दुर्वस्था जो है सही है। दुरावस्था नहीं होता है, दुरावस्था होता है। और इसके अलावा जो है अनुग्रहित, तो अनुग्रहित जो है इस तरह से लिख करके देता है तो ये गलत होता है। अनुग्रहित की सही वर्तनी आप याद रखेंगे, ये जो है अनुग्रहित की सही वर्तनी हो जाएगी। इसके अलावा जो है बारात, बारात ऐसे लिख करके देता है तो ये जो है गलत होता है। बारात की सही वर्तनी है, इसको बारात बोलते हैं, ठीक है, ये जो है सही वर्तनी है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। अब फिर से शुद्ध वर्तनी की पहचान करना है। दिया गया है ब्रह्म, तो ब्रह्म ये जो है गलत लिखा है। ब्रह्म में आधा माँ नहीं होता है बल्कि हा होता है, आधा, पहले हा आता है और फिर जो है माँ आता है, ब्रह्म, ठीक है। तो ये जो है ब्रह्म की सही वर्तनी है। और व्यावसायिक, तो व्यावसायिक नहीं होता है, जब एक प्रत्यय लगाते हैं तो वृद्धि होती है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, व्यावसायिक हो जाएगा, व्यावसायिक। जैसे एक प्रत्यय लगाते हैं तो हमेशा जो है वृद्धि होती है, जैसे विज्ञान होता है, तो एक प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाता है, वैज्ञानिक। यहाँ पे छोटी की मात्रा का क्या हो बन गया, ऐ की मात्रा बन गया, वैज्ञानिक हो गया। या इतिहास का हो जाता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक हो जाता है। तो यहाँ पे व्यावसायिक नहीं होता है, व्यावसायिक, ये जो है इसकी सही वर्तनी है। ऊंचा, ऊंचा जो है इसकी भी वर्तनी गलत है। ऊंचा की सही वर्तनी होती है ऊपर चांद बिंदु होता है, ठीक है, ये जो है सही होती है वर्तनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, वेश्या। एग्जाम में आपको वैश्या लिख करके दे देगा तो वैश्या जो है गलत होता है, वेश्या ये जो है बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वैश्य दिया जाए तो इस तरह से वैश्य नहीं लिखा जाता है, वैश्य होता है। वैश्य ये वाला सही है और वैश्या में एक ही मात्रा होती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। शरणागत शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। तो शरणागत, इसमें जो है कौन सा समास हो जाएगा, इसका समास विग्रह हो जाएगा शरण को आगत, शरण को आगत। तो दोस्तों जब भी समास विग्रह करने पे कारक की विभक्ति आती है वहां पे तत्पुरुष समास हो जाता है। तो यहाँ पे जो है को, जो कि कर्म कारक की विभक्ति है, तो यहाँ पे जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। और कौन सा तत्पुरुष, तो जिस कारक की विभक्ति आती है वही तत्पुरुष हो जाता है, तो यहाँ पे कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें जो है जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। शरण आगत, तो आगत जो है ये प्रधान है, दूसरा पद, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। और इसमें जो है समास विग्रह करने में कारक की विभक्ति आती है, तो तत्पुरुष समास यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये काम मैं
आप कर लूँगा, पंक्तियों में आप है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कौन सा सर्वनाम है बताना है। सर्वनाम की बात करते हैं तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एक जो है पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। एक जो है हो जाता है उत्तम पुरुष, एक जो है मध्यम पुरुष, एक जो है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में मैं और हम या इससे बनने वाले जो सर्वनाम होते हैं जैसे मेरा, हमारा, ये सब। और मध्यम पुरुष में जो है तू, तुम, आप, ये सब आ जाते हैं, ये इससे बनने वाले सर्वनाम। और अन्य पुरुष में जो है वह, वे या जो है कोई नाम वगैरह। तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और इसके अलावा जो है संबंधवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो संबंधवाचक में जो है जो, सो, जो संबंध प्रकट करते हैं, जो, सो, जिसकी, उसकी, ये सब सर्वनाम आते हैं। जिसकी, उसकी, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, या जो बोओगे सो काटोगे। तो ये सब जो है संबंध बोधक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। निजवाचक में जो है आप या खुद या स्वयं। तो ये काम मैं आप कर लूँगा। तो यहाँ पे जो आप आता है वो तुम वाला आप होता है, जो रेस्पेक्ट देने के लिए हम तुम की जगह आप का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो आप है ये तुम वाला आप नहीं है, ये जो है निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा आप। तो खुद, स्वयं या आप, जहाँ पे स्वयं का बोध होता हो आपसे, वो जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। और निश्चयवाचक सर्वनाम में तो ऐसे सर्वनाम जो किसी चीज़ को निश्चित कर देते हैं उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि ये पुस्तक मेरी है, या वो किताब मेरी है। तो ये है वो, ये सब जो है निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। और इसके अलावा पुरुषवाचक हो गया। कौन कौन सा बचा? इसके अलावा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जैसे कि कौन या क्या या जो है कहाँ, ये सब जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। और इसके अलावा कौन सा बच गया है? तो यहाँ पे जो है निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक बचा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम आपको पता है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वही जो है सर्वनाम होते हैं। तो कोई या कुछ, ये भी जो है सर्वनाम हो जाएंगी, क्योंकि कोई आया तो ये भी जो है किसी संज्ञा के लिए ही प्रयोग किया गया। कोई यानी कि कोई इंसान आया होगा, या कोई जीव भी हो सकता है। तो कोई आया, या कुछ, तो ये भी कोई वस्तु के लिए हो सकता है। तो संज्ञा के लिए जब प्रयोग होगा तो वो जो है सर्वनाम होगा। तो अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, ये सब आ जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आप जो है ये काम मैं आप कर लूँगा, पंक्तियों में आप जो है निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिए गए हैं अन्यमनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो अन्यमनस्क, इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। दूसरा नहीं होगा, विरक्त। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, विरक्त। अन्यमनस्क का मतलब क्या होता है? विरक्त या उदास। तो इसका पर्यायवाची उदास भी हो जाएगा या उदासीन हो जाएगा। क्या जो है खिन्न, खिन्न मतलब भी दुखी होता है। उदास, दुखी, खिन्न या अनमना, या जो है भ्रांत चित्त, भ्रांत चित्त, ये सब जो है अन्यमनस्क के पर्यायवाची हो जाएंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो वाक्य है। तो ये कैसा वाक्य है? आज्ञा सूचक है, या इच्छा सूचक है, या विधान सूचक, या संकेतार्थक। तो दोस्तों रचना की दृष्टि से जो है वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक तो हो जाता है सरल, एक हो जाता है संयुक्त, और एक हो जाता है मिश्रित वाक्य। लेकिन अर्थ के आधार पर जो है वाक्य, अर्थ के आधार पर जो है 8 तरह के होते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पे एक हो गया आज्ञा सूचक, एक हो गया इच्छा सूचक। तो आज्ञा सूचक में कोई आज्ञा दी जा रही होती है, जैसे कि यहाँ पे तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो, यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है, तो ये आज्ञा सूचक हो जाएगा। इच्छा सूचक में कोई विश की जाती है, जैसे कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, या जो है तुम सफल हो जाओ, तो ये जो है इच्छा सूचक हो जाएगा। विधान सूचक में क्या होता है? तो विधान सूचक में किसी बात या किसी काम के होने का बोध होता है, वहाँ पे विधान सूचक होता है। और संकेतार्थक में जो है कोई संकेत दिया जाता है, जैसे कि यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो इस तरह का जो वाक्य होगा उसमें जो है संकेतार्थक हो जाएगा। और इसके अलावा जो है निषेध, ये 4 हो गए। 5वां आप लिख सकते हैं निषेधात्मक, या जो है निषेधवाचक वाक्य कह सकते हैं, निषेधवाचक वाक्य। इसमें जो है किसी कार्य के ना होने का बोध होता है। विधान सूचक में होने का बोध होता है, निषेधवाचक में ना होने का, जैसे कि राम स्कूल नहीं गया,
और विधान सूचक में होने का बोध होता है, जैसे कि राम स्कूल गया। और इसके बाद जो है हो जाता है संदेहवाचक, छठवां हो जाएगा संदेहवाचक, संदेहवाचक या संदेह सूचक। तो इसमें जो है संदेह होता है, जैसे कि शायद वो घर आए, इसमें शायद ये सब जो है शब्द प्रयोग किए जाते हैं। और सातवां कौन सा हो जाएगा, सातवां हो जाएगा प्रश्नवाचक, तो इसमें कोई प्रश्न पूछा जाएगा। और इसके अलावा आठवें नंबर पे हो जाएगा विस्मयवाचक, विस्मयवाचक। तो विस्मयवाचक में जो है जहाँ पे आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि का बोध होता है, वहाँ पे वो जो वाक्य होता है वो विस्मयवाचक वाक्य होता है। तो फिलहाल यहाँ पे तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो, ये जो है आज्ञा सूचक हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है दिया गया है नासिक के व्यंजन है। तो नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण जो है, पंचम वर्ण जो है प्रत्येक वर्ग का, वो होता है नासिक के। तो ला की बात करते हैं, तो ला जो है ये कैसा व्यंजन होता है, तो ला होता है पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन इसको क्यों बोलते हैं, तो पार्श्व मतलब होता है बगल। तो ला को जब आप बोलते हैं तो जो वायु होती है वो जीभ के दोनों बगल से निकल जाती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। और इसके अलावा जो है माँ, माँ हो जाएगा नासिक, क्योंकि ये जो है पंचम वर्ण है, पा फा बा भा माँ, माँ जो है नासिक हो जाएगा। और आह, तो आह जो है क्या हो जाएगा, ये विसर्ग है, विसर्ग हो जाएगा। और इसके अलावा जो है अन, ये होता है अनुस्वार, अनुस्वार। और आह और अन ये दोनों जो है किस में आते हैं, ये अयोग वाह में आते हैं, अयोग वाह में आते हैं। ये ना स्वर में आते हैं ना व्यंजन में आते हैं, किस में आते हैं, अयोग वाह, क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण होते हैं। जैसे आह में आ और हा दोनों की साउंड आ रही, स्वर और व्यंजन दोनों की, और अन में आ और ना दोनों की साउंड आ रही, तो इसलिए इनको स्वर और व्यंजन दोनों के गुण होते हैं, इसलिए अयोग वाह, दोनों के योग से बने होते हैं, इसलिए अयोग वाह बोलते हैं। और रा की बात करते हैं, रा जो है होता है प्रकंपित, प्रकंपित या इसको लुंठित, लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसको बोलते समय आपकी जीभ में कंपन होता है, तो इसीलिए जो है प्रकंपित या लुंठित व्यंजन बोलते हैं रा को। तो यहाँ पे नासिक व्यंजन कौन था, माँ। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, कमल शब्द का स्त्रीलिंग है, कमल का स्त्रीलिंग बताना है। कमलिनी, कमलिनी नहीं होता है, कमली भी नहीं होगा, कमलिनी, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। कमल का स्त्रीलिंग हो जाएगा कमलिनी, और कमला भी नहीं होगा, तो कमलिनी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो है बताइए दाता का जो है क्या होगा, दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो दाता का हो जाएगा दात्री, जहाँ पे लास्ट में ता लगा होगा उसकी उसका जो स्त्रीलिंग होगा लास्ट में त्री लग जाएगा। रचयिता का इसी तरह से क्या हो जाएगा, रचयिता का जो है रचयित्री हो जाता है। कर्ता का क्या होगा, कर्ता, तो कर्ता का हो जाता है कर्त्री, कर्ता का कर्ती हो जाएगा। और कवि का, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो कवयत्री, कवयत्री। और ये जो है इसकी सही वर्तनी होती है कवयत्री। यहाँ पे जो है वा में भी छोटी की मात्रा लगा के देता है तो वो गलत होता है, सही वर्तनी कवयत्री की ये हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे कमलिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दाता शब्द का स्त्रीलिंग है, तो दाता का अभी मैंने आपको बताया था दाती नहीं होगा, दात्र नहीं होगा, दात्री, दात्री हो जाएगा। जिसके लास्ट में ता होता है उसका स्त्रीलिंग बनाते हैं त्री लगा करके, तो दात्री बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जहरीला शब्द में प्रत्यय है, तो जहरीला में प्रत्यय बताना है कौन सा हो जाएगा, ईला या रीला या इला या अरीला। तो जहरीला में प्रत्यय हो जाएगा ईला, ईला प्रत्यय है जहरीला में। और ईला प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं हो जाएगा बर्फीला, बर्फीला हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा, चमकीला, कटीला, या जो है रसीला, भड़कीला, ये सब जो है ईला प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं, तो यहाँ पे ईला इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अब दिए गए कृष्ण का विलोम है, तो कृष्ण का विलोम आपको बताना है। समाचीन का विलोम क्या होता है, अर्वाचीन। और कृष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, शुक्ल। कृष्ण मतलब काला होता है, शुक्ल मतलब सफेद, और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आप जानते ही होंगे, तो शुक्ल जो है इसका राइट आंसर होगा। पतला का क्या होता है, मोटा, पतला का विलोम हो जाएगा मोटा। पुष्ट का विलोम क्या हो जाता है, कृष, या कृष का विलोम जो है पुष्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पे कृष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, शुक्ल। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है संयोग के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो संयोग का सही संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा, समधन योग, गलत हो जाएगा, समधन योग नहीं होगा, समधन योग। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था जिसमें संसार का शायद था, तो यहाँ पे भी उसी तरह का नियम लगेगा, विसर्ग संधि यहाँ पे हो जाएगी। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर माँ आ जाए और माँ के बाद अगर अंतस व्यंजन आ जाए, अंतस व्यंजन या रा ला वा होता है, या ऊष्म व्यंजन आ जाए, तो माँ जो है किस में परिवर्तित हो जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सम धन योग, तो माँ है और ये जो है बदल जाएगा अनुस्वार में, और बाकी योग ऐसे उतार लिया जाएगा तो संयोग हो जाएगा, संयोग। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है तलघर पद में समास है। तो तलघर में आपको समास बताना है, क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि या द्विगु या कर्मधारय या द्वंद्व समास। तो तलघर में जो है कौन सा समास होगा, यहाँ पे कर्मधारय हो जाएगा। तलघर मतलब तल में है जो घर, तल में है जो घर, इसका जो है समास विग्रह हो जाएगा। और तल क्योंकि विशेषण है, जहाँ पे भी आपको विशेषण विशेष का संबंध मिल जाए, विशेषण विशेष, पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद जो है विशेष हो, या जो है पहला पद उपमेय हो और दूसरा पद उपमान हो, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, लेकिन उसका अलग कोई अर्थ नहीं निकलना चाहिए, अगर अलग अर्थ निकलेगा तो वहाँ पे बहुब्री हो जाएगा। तो तलघर में यानी कि तल में जो है घर, तो उसको जो है क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास बोलेंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह कर्मधारय के उदाहरण हो सकते हैं नील कमल, नील कमल, इसमें पहला पद नील जो कि विशेषण है और कमल जो है विशेष हो जाएगा। मझधार, मझधार, मझ मतलब बीच में, तो ये भी विशेषण हो जाएगा, तो ये भी जो है क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास का उदाहरण। काला पानी, काला पानी, तो काला यहाँ पे विशेषण हो गया, तो ये जो है ये भी कर्मधारय समास के उदाहरण हो जाएंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है अव उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे जो है ये है अवगत, तो गत में लगाते हैं अव तो बन जाता है अवगत, तो यहाँ पे अव उपसर्ग है और यही जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अवनी में भी अव है, लेकिन अव अगर हटा लेंगे तो बचेगा नी, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अवनी कहते हैं धरती को, तो ये जो है अपने आप में शब्द है, इसको हम कह सकते हैं रूढ़ शब्द, तो ये यौगिक शब्द है नहीं। और आविर्भाव में आविर जो है हो जाएगा उपसर्ग, आविष्कार में ये जो है संधि हो जाएगी, इसमें आविर्धनकार मिलाकर के क्या बनता है, आविष्कार। तो यहाँ पे जो है अवगत बिल्कुल राइट आंसर होगा। और अ उपसर्ग से बनने वाले और शब्द क्या है, तो इसके अलावा जो है अवनत, यहाँ पे जो है अवनत हो जाएगा, और इसके अलावा अवस्था हो जाएगी, अवस्था, अवज्ञा, और इसके अलावा अवसान, तो ये सब जो है कुछ हो जाएंगे और उपसर्ग से बनने वाले शब्द। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब दिया है नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो नाक पर गुस्सा, इसका मतलब क्या होता है, तंग करना नहीं होगा, कम क्रोध करना ये भी नहीं हुआ, नाक पर गुस्सा होना यानी कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, तुरंत क्रोध। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, नाक पर गुस्सा यानी कि तुरंत क्रोध। और नाक से याद आ रहा है, नाक पर सुपारी तोड़ना, नाक पर सुपारी तोड़ना, ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा। तो नाक पर सुपारी तोड़ना, इसका मतलब होता है किसी को बहुत परेशान करना, बहुत तंग करना। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल तुरंत क्रोध इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। अंगारों पर लौटना, इसका अर्थ होता है ईर्ष्या में व्यथित होना, या क्रोध में कठोर वचन कहना, या बहुत थक जाना, या बहुत प्रसन्न होना। तो अंगारों पर लौटने का अर्थ हो जाएगा ईर्ष्या में व्यथित होना, या जो है इसका एक अर्थ हो जाता है दुख सहना, दुख सहना भी जो है अंगारों पर लौटने का एक अर्थ हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, ईर्ष्या में व्यथित होना यानी कि ईर्ष्या जलन में परेशान होना, या दुख सहना, ये जो है अंगारों पर लौटना का अर्थ हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है
रीता रीवा के अभियांत्रिकी महाविद्यालय में पढ़ती है। वाक्य है, तो ये कैसा वाक्य है? आज्ञा सूचक है या इच्छा सूचक है या विधानवाचक है या संकेतार्थक? तो इन सभी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो है रीता रीवा के अभियांत्रिकी महाविद्यालय में पढ़ती है, ये हो जाएगा विधानवाचक। जहाँ पे किसी बात का होना या किसी काम का होना जो है पाया जाए, वहाँ पे विधानवाचक होता है। तो रीता रीवा के अभियांत्रिकी महाविद्यालय में पढ़ती है, तो ये विधानवाचक हो जाएगा, या इसको जो है विधिवाचक भी बोलते हैं, विधिवाचक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, देखा है सरल वाक्य किस भेद के अंतर्गत आता है? तो रचना के आधार पर वाक्य कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। रचना के आधार पर जो है 3 तरह के होते हैं। एक हो जाता है सरल, एक हो जाता है मिश्रित, और एक हो जाता है संयुक्त। तो सरल वाक्य में जो है एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, जैसे कि राम स्कूल जाता है। और मिश्रित में क्या होता है? इसमें जो है एक आश्रित उपवाक्य होता है, एक जो है आश्रित उपवाक्य होता है, और एक जो है प्रधान उपवाक्य होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है। तो वहाँ पे जो है मिश्रित वाक्य होता है। और संयुक्त वाक्य में जो है एक से अधिक सरल वाक्य जब समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, तो वहाँ पे होता है सरल वाक्य। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सरल वाक्य किस भेद के अंतर्गत आता है? मिश्र वाक्य की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत तो नहीं होगा। संयुक्त वाक्य की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत ये भी नहीं होगा। रचना की दृष्टि से, तो रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद किए जाते हैं, उसमें जो है सरल वाक्य आता है और मिश्रित वाक्य भी आता है, संयुक्त वाक्य भी आता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। रचना की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत आते हैं सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, अब दिया गया है वो दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, इसका सरल वाक्य रूप होगा। तो दोस्तों वो दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, तो ये कैसा वाक्य है? ये है संयुक्त वाक्य। ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, जिसमें 2 सरल वाक्य हैं। वो दंड से बचना चाहता था और भाग गया। इसको जो है समुच्चय बोधक अव्यय इसलिए से जोड़ा गया है। समुच्चय बोधक अव्यय जैसे कि और, या, तथा, या जो है इसलिए, या फिर भी, या नहीं तो, इसके अलावा अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब, लेकिन, किंतु, परंतु ये सब आ जाते हैं। ये सब क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। तो 2 सरल वाक्य अगर समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं तो वो होता है संयुक्त वाक्य। ये हो गया संयुक्त वाक्य। अब इसका सरल वाक्य क्या होगा? क्योंकि वो दंड देने से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, तो ये जो है हो जाएगा मिश्रित वाक्य। जहाँ पे क्योंकि आपको दिख जाए, क्योंकि, या जो है जैसे, तैसे, या जो, जिसका, जब, यद्यपि, या जो, सो, की, ये सब मिल जाए तो वो होता है, उसमें जो है मिश्रित वाक्य होता है। क्योंकि इसमें जो है एक आश्रित उपवाक्य हो गया और एक जो है क्या हो जाता है? प्रधान उपवाक्य। क्योंकि वो दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, तो क्योंकि वो दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, ये जो है मिश्रित वाक्य हो जाएगा। और दंड से बचने के लिए वो भाग गया, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है सरल वाक्य हो जाएगा, ये जो है मिश्रित हो जाएगा। वो भाग गया क्योंकि, तो क्योंकि यहाँ भी है तो यहाँ पे मिश्रित हो जाएगा। ये वो भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था, ये भी जो है मिश्रित हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, अब दिया गया है वीर का स्त्रीलिंग होगा, तो वीर का जो है क्या हो जाएगा? वीर गति, वीरनी, या वीरांगना, या वीरमती। तो दोस्तों वीर का स्त्रीलिंग हो जाता है वीरांगना। वीर का स्त्रीलिंग होता है क्या? वीरांगना। और इसके अलावा बताइए बुद्धिमान का क्या हो जाएगा? बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो मान जिसके लास्ट में लगा रहता है उसका जो है उसके लिए मति लग जाता है स्त्रीलिंग बनाने के लिए, बुद्धिमती हो जाएगा। बुद्धिमान का क्या हो जाएगा? बुद्धिमती हो जाएगा। बलवान का जो है इसी तरह से, जहाँ पे वान लगा रहता है और उसका स्त्रीलिंग बनाते हैं वती लगा करके, तो बलवती हो जाएगा, बलवती। या धनवान का धनवती हो जाता है। या श्रीमान का बताइए क्या होगा? तो मान लगा है लास्ट में तो मती हो जाएगा, श्रीमती हो जाता है। तो यहाँ पे जो है वीरांगना इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया है एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया के लिए कौन सा मुहावरा सही होगा?
तो एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया, इसके लिए क्या होगा? खग जाने खग ही की भाषा। पहली बात तो ये सभी मुहावरा नहीं है, ये लोकोक्तियां हैं। क्या है? लोकोक्तियां। ये क्या हो जाएंगी? लोकोक्तियां हो जाएंगी। लोकोक्तियां जो है इसमें लास्ट में ना नहीं आता है। जैसे जो मुहावरे होते हैं, जैसे आग बबूला होना, तो उसमें जो है ना जो है लास्ट में ज़्यादातर आता है मुहावरों में, और जो लोकोक्तियां होती है उसमें ला नहीं आता है, सॉरी ना नहीं आता है, उनको आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो खग जाने खग ही की भाषा, इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है जो जिसकी संगति में रहता है वही उसकी बात समझता है। खग जाने खग ही की भाषा। काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर इसका मतलब होता है कि पढ़ा लिखा ना होना। तो पढ़ा लिखा ना होना यानी अनपढ़ होना। तो अनपढ़ व्यक्ति के लिए क्या होता है? काला अक्षर किसके बराबर होता है? भैंस के बराबर। कभी घना कभी मुट्ठी भर चना, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि इंसान के दिन हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं, इंसान के दिन हमेशा समान नहीं होते हैं या एक जैसे नहीं होते हैं। कभी घना कभी मुट्ठी भर चना। फिर है कंगाली में आटा गीला, तो यही इसका राइट आंसर होगा। एक तो नौकरी गई, एक तो कंगाली ऐसे आ गई, और पैसों से भरा बैग भी चोरी हो गया, तो कंगाली में क्या हो गया? आटा गीला हो गया। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, अब दिया गया है साम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या है? तो साम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? साम्राज्य नहीं होगा, समाज नहीं होगा, सम्राट। सम्राट का जो है स्त्रीलिंग होता है साम्राज्ञी, और साम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? सम्राट। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अब बता रहे हैं निम्न में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। तो हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, और यही जो है शुद्ध वाक्य हो जाएगा यहाँ पे। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, तो स्पष्टीकरण करा नहीं जाता है, दिया जाता है। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण यहाँ पे होना चाहिए था देने के लिए तैयार हूँ, तो ये जो है गलत हो गया। मैंने 1 साल तक उनकी प्रतीक्षा देखी, तो प्रतीक्षा जो है देखी नहीं जाती है, की जाती है। मैंने 1 साल तक उनकी प्रतीक्षा की। ये काम आप पर निर्भर करता है, तो ये काम आप पर निर्भर करता है यहाँ पे लगाने की आवश्यकता नहीं है, निर्भर है। ये काम आप पर निर्भर है, जितना आप संक्षिप्त रखेंगे तो व्याकरण की दृष्टि से उतना ही जो है वाक्य शुद्ध माना जाएगा। तो शुद्ध क्या होगा? यह काम आप पर निर्भर है, कर्ता लगाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से बताना है कौन जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं होगा। इसमें से दिया गया है प्रस्तर। प्रस्तर जो है पत्थर का पर्यायवाची होता है, उपल भी होता है, पहाड़ भी होता है, पसम नहीं होता। पसम जो है किसको बोलते हैं? तो पसम जो है ये ऊन को बोलते हैं, जो मुलायम और अच्छी क्वालिटी की ऊन होती है उसको बोलते हैं पसम। तो प्रस्तर जो है पत्थर का हो गया, उपल हो गया, पहाड़ हो गया, और इसके अलावा जो है याद रखेंगे इंद्रोपल। पत्थर को इंद्रोपल भी कहते हैं, अस्म कहते हैं, अस्म कहते हैं, संग भी कहते हैं, और उत्पर्ल, ये जो है पत्थर का पर्यायवाची हो जाएगा उत्पर्ल, और इसके अलावा ओला। तो ये जो है कुछ पत्थर के पर्यायवाची हैं, इनको आप याद रखेंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अब दिया गया है निम्नलिखित समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो समश्रुति भिन्नार्थक यानी कि सुनने में एक जैसे हैं लेकिन उनका अर्थ अलग है। दिया गया है असन और असन, यहाँ असन है और यहाँ असन है। तो असन का मतलब क्या होता है? ये जो असन है इसका मतलब होता है भोजन। तो यहाँ पे जो है लोहा वाला ऑप्शन तो गया और धन वाला। और ये जो असन है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छोड़ना या फेंकना। असन मतलब जो है छोड़ना या फेंकना। तो यहाँ बैठने की वस्तु वाला गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। असन मतलब भोजन, और ये वाला जो असन है इसका मतलब छोड़ना। और इसके अलावा जो है सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द है, जैसे कि अब्ज और अब्द। तो यहाँ पे जो है इसका मतलब क्या होता है? अब्ज का अब्ज मतलब होता है कि कमल, और अब्द मतलब क्या होता है? तो अब्द मतलब होता है बादल। और इसके अलावा बताइए अक्ष और अक्षी। तो अक्ष मतलब होता है धुरी, और अक्ष मतलब क्या होता है? आँख। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है,
अब फिर से दी गया है, निम्नलिखित समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों का सही अर्थ वाला विकल्प बताना है। चित्त और चित्त, तो ये जो चित्त है इसका मतलब क्या होता है? मन। तो चुनने वो योग्य या चिता, ये गलत हो जाएगा। मन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे। और ये जो चित्त है इसका मतलब क्या होगा? चिता या पीठ के बल पड़ा, तो चिता नहीं होगा। ये जो चित्त है यानी कि चित्त मतलब पीठ के बल पड़ा, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चित्त लेटा होना यानी कि पीठ के बल लेटा होना, तो मन और पीठ के बल पड़ा, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बताइए चार और चारू, तो चार का मतलब तो ये जो है संख्या हो जाएगी एक, और चारू का मतलब क्या होता है? चारू मतलब होता है सुंदर, चारू मतलब सुंदर हो गया। और इसके अलावा बताइए ग्रंथ, ग्रंथ और ग्रंथि, तो ग्रंथ, ग्रंथ मतलब पुस्तक होता है, और ग्रंथि मतलब क्या हो जाएगा? गांठ। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों पत्र लेखन से संबंधित जो है अब 4 क्वेश्चन आएंगे। दिया गया है कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? तो कार्यालय आदेश, कार्यालय आदेश जो है ये किसी मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के जो कर्मचारी होते हैं उनको अगर कोई नियुक्ति संबंधी या पदोन्नति संबंधी या स्थानांतरण संबंधी जो आदेश वगैरह दिए जाते हैं तो उसको जो है क्या बोलते हैं? कार्यालय आदेश बोलते हैं। तो इसमें अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पे होता है? तो कार्यालय आदेश का ये जो है आप देख सकते हैं प्रारूप है, इसकी यहाँ पे परिभाषा दी गई है, तो इससे मतलब नहीं है। कार्यालय आदेश का प्रारूप कैसा होता है? यहाँ से सबसे पहले जो है विभाग का नाम लिखा जाता है, फिर अनुभाग जो विभाग का अनुभाग होगा, और जो है पत्र संख्या फिर लिखी जाएगी, फिर दिनांक लिखा जाएगा, और फिर स्थान, और फिर जो है जिसको संबोधित किया जा रहा है श्री, और फिर जिसको संबोधित किया जाता है या आदेशित किया जाता है कि, और फिर जो भी मैटर है वो लिखा जाता है। तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें आज्ञा से, और फिर जो है हस्ताक्षर यहाँ पे दाईं ओर किया जाता है नीचे की तरफ। यहाँ पे हस्ताक्षर हो गया, फिर उसके नीचे नाम और उसका पदनाम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये दाईं ओर होता है नीचे की तरफ, दाईं ओर नीचे, नीचे दाहिनी ओर। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं, तो पासपोर्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? हवाई पत्र या निर्यात पत्र या पार पत्र या प्रेषण पत्र। तो पासपोर्ट आप सभी को पता है कि विदेश जाने के लिए जरूरत पड़ती है इसकी, तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में इसको बोलते हैं पार पत्र। सी ऑप्शन यहाँ पे पार पत्र इसका राइट आंसर रहेगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है अब दिया गया है कार्यालयी पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो कार्यालयी पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल भाषा होनी चाहिए, या मुहावरेदार भाषा होनी चाहिए, या औपचारिक भाषा होनी चाहिए, या बोलचाल की भाषा। तो कार्यालयी पत्र यानी कि जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं उनकी भाषा होती है औपचारिक, यानी कि फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, औपचारिक भाषा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ये उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है। उत्तम पुरुष आपको पता है मैं या हम, तो उत्तम पुरुष शैली में जो है कौन सा पत्र लिखा जाता है? परिपत्र या कार्यालय ज्ञापन या कार्यालय आदेश या अर्ध शासकीय पत्र। तो दोस्तों अर्ध शासकीय पत्र ये जो है लिखे जाते हैं उत्तम पुरुष शैली में। अर्ध शासकीय पत्र क्या होते हैं? तो ये शासकीय पत्र होते हैं यानी सरकारी पत्र, लेकिन ये जो है कम औपचारिक होते हैं। जो शासकीय पत्र होते हैं वो पूरी तरह से औपचारिक होते हैं, लेकिन अर्ध शासकीय पत्र जो है कम औपचारिक पत्र होते हैं, उनको बोलते हैं अर्ध शासकीय पत्र। परिपत्र क्या होते हैं? तो ये अधिकारियों आदि को जो सूचना भेजने वाला जो पत्र होता है उसको बोलते हैं परिपत्र। और कार्यालय ज्ञापन, तो ये क्या होता है? तो कार्यालय ज्ञापन जो है किसी मंत्रालय या विभाग में जो आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसको बोलते हैं कार्यालय ज्ञापन। और कार्यालय आदेश की बात हम लोग कर चुके हैं, तो यहाँ पे अर्ध शासकीय पत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।